हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं, जिसे राष्ट्रीय आय के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय आय के बारे में हमने पिछले कुछ वीडियो में राष्ट्रीय आय क्या होती है, राष्ट्रीय आय की क्या परिभाषा है, इसकी विभिन्न अवधारणाएं क्या है और मापने की विधियां क्या है आदि अनेक पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की थी। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि राष्ट्रीय आय व आर्थिक कल्याण में क्या संबंध होता है। सामान्य रूप से अगर हम कल्याण की बात करें तो कल्याण से तात्पर्य समाज की उस स्थिति से है जिसमें समाज के लोगों की प्रसन्नता बढ़ती है, उनकी शांति में वृद्धि होती है, उनकी संतुष्टि में वृद्धि होती है और उनके जीवन स्तर में वृद्धि होती है। तो हम ये कहते हैं कि लोगों का कल्याण हो रहा है। पर आर्थिक कल्याण से तात्पर्य कल्याण के उस भाग से है जिसे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप में मुद्रा रूपी पैमाने से मापा जा सकता है। सामान्य रूप से यह देखने में आता है कि जैसे जैसे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, लोगों की आय में भी वृद्धि होती है, और जब लोगों की आय में वृद्धि होती है तो उनके रहन सहन का स्तर बढ़ता है, और उनका रहन सहन का स्तर बढ़ता है तो उनकी प्रसन्नता बढ़ती है, उनकी संतुष्टि बढ़ती है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि के साथ लोगों के आर्थिक कल्याण में भी वृद्धि होती है, क्योंकि लोगों का राष्ट्रीय आय बढ़ती है, राष्ट्रीय आय बढ़ने के साथ उनका जीवन स्तर बढ़ता है, उनके पास खाने पीने की वस्तुएं बढ़ती है, परिवहन के साधन उनके पास बढ़ते हैं, कपड़े पहनने के लिए बढ़ते हैं, यानी उनका जीवन आरामदायक होता है। क्योंकि राष्ट्रीय आय बढ़ती है, राष्ट्रीय आय बढ़ने के साथ प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, और प्रति व्यक्ति आय बढ़ने के साथ लोगों का जीवन पहले से ज्यादा आरामदायक होता है। उनको अच्छा पौष्टिक भोजन मिलता है, अच्छी चिकित्सा सुविधाएं मिलती है, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती है, अच्छी शिक्षा का स्तर होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सामान्य रूप से जब भी राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है। और जैसा कि आपसे पहले से ही चर्चा की जा चुकी है कि आर्थिक कल्याण का वह भाग है जिसे मुद्रा रूपी पैमाने से मापा जा सकता है। यानी कल्याण दो प्रकार का होता है, आर्थिक कल्याण भी होता है, गैर आर्थिक कल्याण भी होता है। यदि किसी परिवर्तन की वजह से लोगों का आय स्तर बढ़ता है, लोगों के पास पैसा बढ़ता है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, तो हम उसको बोलेंगे कि लोगों का आर्थिक कल्याण हो रहा है। पर साथ में लोगों की प्रसन्नता बढ़ती है, उनमें सामाजिकता का संचार होता है, उनको मानसिक संतुष्टि की प्राप्ति होती है। इसके अलावा और कई प्रकार से उनको प्रसन्नता की अनुभव होती है, खुशी का अनुभव होता है, आनंद का अनुभव होता है। तो हम ये बोलेंगे कि कल्याण बढ़ रहा है, पर वो गैर आर्थिक कल्याण होता है। तो सामान्य रूप से इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि के साथ आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है। परंतु ये आवश्यक नहीं है कि हर समय जब भी राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, आर्थिक कल्याण में वृद्धि होगी ही होगी। हमने कुछ ऐसे पॉइंट को सेलेक्ट किया है जिसमें राष्ट्रीय आय बढ़ती है, पर राष्ट्रीय आय वृद्धि के साथ आवश्यक नहीं है कि आर्थिक कल्याण बढ़ेगा ही। उन कुछ पॉइंट को मैंने यहां दर्शाया है। देखिए, आर्थिक कल्याण को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आर्थिक कल्याण बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो पहली चीज देखिए, राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय आय में दो प्रकार से वृद्धि हो सकता है वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ गई हो, और कीमतें बढ़ने की वजह से राष्ट्रीय आय बढ़ गई हो। वास्तव में न तो वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाओ, न ही सेवाओं का उत्पादन बढ़ाओ, पर वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में होने वाली वृद्धि के कारण राष्ट्रीय आय बढ़ गई हो। तो ऐसी स्थिति में वस्तुओं और सेवाओं का जब उत्पादन नहीं बढ़ेगा तो लोगों का जीवन स्तर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि लोगों के पास वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता नहीं बढ़ेगी। तो ऐसी स्थिति में आर्थिक कल्याण नहीं बढ़ेगा। लोगों का रहन सहन का स्तर तब बढ़ेगा जब वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ने से वह वस्तु और सेवाएं प्रत्येक लोगों की पहुंच में आएगी। कई बार होता है राष्ट्रीय आय बढ़ जाती है, राष्ट्रीय आय इसलिए बढ़ जाती है कि कीमतें बढ़ जाती है। भले उत्पादन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन पहले से कम हुआ हो, पर कीमतें बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ी हो, तो उसकी वजह से ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय आय बढ़ गई। पर वास्तव में राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि होती है वो केवल मौद्रिक वृद्धि होती है, वास्तविक रूप से राष्ट्रीय आय में वृद्धि नहीं होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि राष्ट्रीय आय
केवल मौद्रिक कारणों से बढ़ती है तो आर्थिक कल्याण में वृद्धि नहीं होगी। अगर राष्ट्रीय आय में वृद्धि, वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तो आर्थिक कल्याण में वृद्धि होगी। दूसरी चीज है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि का तरीका कौन सा काम में लिया गया है, इस पर भी आर्थिक कल्याण निर्भर करता है। हो सकता है कि राष्ट्रीय आय बढ़ाने के लिए श्रम के कार्य के घंटे बढ़ा दिए गए हो। पहले श्रम से 8 घंटे काम लिया जाता था, अब उससे 12 घंटे काम लिया जा रहा हो, तो इसलिए उत्पादन बढ़ा हो वस्तु और सेवाओं का। या श्रमिक को पहले सप्ताह में 5 दिन काम कराया जाता था, अब उस 5 दिन की जगह उसको 6 दिन या 7 दिन काम कराया जा रहा है, तो ज्यादा काम करेगा तो उत्पादन बढ़ेगा, वस्तु और सेवाओं का राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। तो यहाँ देखिए राष्ट्रीय आय में वृद्धि का तरीका कौन सा है। हो सकता है श्रम के कार्य के घंटे बढ़ा दिए गए हों, उसकी वजह से राष्ट्रीय आय बढ़ी हो सकता है श्रम के अवकाश के घंटे कम कर दिए गए हों, अवकाश के दिन कम कर दिए गए हों। हो सकता है श्रमिक को हटाकर उसके स्थान पर मशीनों का प्रयोग किया गया हो, जिससे उत्पादन तेजी से बढ़ा हो और राष्ट्रीय आय बढ़ गई हो सकता है श्रमिकों के स्थान पर महिलाओं और बच्चों को भी काम पर लगा दिया गया हो और श्रमिकों की संख्या बढ़ा दी गई हो। जो भी लोग काम नहीं करते उन सबसे जबरदस्ती काम लिया जा रहा हो और उससे राष्ट्रीय आय बढ़ती है। अगर इस प्रकार से राष्ट्रीय आय बढ़ती है तो आर्थिक कल्याण में वृद्धि नहीं होगी। देखने में राष्ट्रीय आय बढ़ती है, प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ती है, पर चूंकि श्रमिकों के कार्य के घंटे बढ़ जाते हैं तो वह प्रसन्नता अनुभव नहीं करते हैं, वह संतुष्टि अनुभव नहीं करते हैं, या श्रमिकों के स्थान पर महिलाओं और बच्चों से काम लिया जाता है या श्रमिकों के साथ साथ महिलाओं और बच्चों को काम में लिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि प्रसन्नता और संतुष्टि नहीं बढ़ेगी। तो हम कहेंगे कि ऐसी स्थिति में आवश्यक नहीं है कि आर्थिक कल्याण में भी वृद्धि हो। तीसरी चीज हो सकती है कि राष्ट्रीय आय इसलिए बढ़ी हो कि धनिकों की आय तेजी से बढ़ी। बहुत सारी स्थिति ऐसी होती है कि जैसे रिलायंस अंबानी बंधु रिलायंस जियो लेकर आए, अब उस जियो लेकर आए तो घर घर में जियो के फोन हो गए और उनकी आय तेजी से बढ़ी। अब उसकी वजह से क्या हुआ, लोग ज्यादा से ज्यादा जियो नेटवर्क का प्रयोग करने लगे। अब ज्यादा से ज्यादा नेटवर्क प्रयोग करने लगे, व्हाट्सएप पर बिजी होने लगे, फेसबुक पर बिजी होने लगे, या और किसी सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा बिजी रहने लगे एंड्रॉइड फोन की वजह से। तो अब वह काम पर ध्यान नहीं दे रहे। तो ऐसी स्थिति में अगर राष्ट्रीय आय में इसलिए वृद्धि हुई हो कि धनिकों की आय बहुत बढ़ गई हो, देश के जो बड़े बड़े धनिक उनकी राष्ट्रीय आय बहुत बढ़ गई हो, तो वह तो आय की असमानता को पैदा करता है। गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि के साथ भी आर्थिक कल्याण में वृद्धि नहीं होगी। इसके अलावा देखिए आर्थिक कल्याण इस पर भी डिपेंड करता है कि बढ़ी हुई आय को जनता किस प्रकार से खर्च करती है। यदि बढ़ी हुई आय से जनता फल खरीदती है, सब्जी खरीदती है, दूध खरीदती है, अच्छे कपड़े खरीदती है, आरामदायक वस्तुएं खरीदती है, तो ऐसी स्थिति में आर्थिक कल्याण में वृद्धि होगी। पर बढ़ी हुई आय से जनता बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, जर्दा, शराब, स्मोक, चरस, गांजा ऐसी वस्तुओं पर अगर जनता पैसा खर्च करती है, मनोरंजन, अश्लील मनोरंजन पर पैसा खर्च करती है, या किसी ऐसी चीज पर खर्च करती है जो स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुकूल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि के साथ भी आर्थिक कल्याण में वृद्धि नहीं होगी। तो आर्थिक कल्याण इस पर भी निर्भर करता है कि बढ़ी हुई आय को जनता के द्वारा किस मद पर खर्च किया जाता है। यदि जनता के द्वारा बढ़ी हुई आय को उत्तम मदों पर खर्च किया जाता है तो आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है। पर अगर अफीम, भांग, चरस, गांजा जैसी मादक वस्तुओं पर व्यय किया जाता है तो ऐसी स्थिति में आर्थिक कल्याण में वृद्धि नहीं होती है। कई बार ऐसा होता है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई, पर मान लीजिए राष्ट्रीय आय तो बढ़ी है 10%, पर जनसंख्या वृद्धि 20% हो जाती है। तो राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि से यदि जनसंख्या वृद्धि ज्यादा होती है तो प्रति व्यक्ति आय का स्तर गिरता है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि के बावजूद भी आर्थिक कल्याण में वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय में कमी होती है। प्रति व्यक्ति आय में कमी होने का मतलब हर लोगों के पास पैसा कम होता है, लोगों की आमदनी कम होती है, और जब आमदनी कम होती है तो उनका रहन सहन का स्तर नीचे जाता है, और जब रहन सहन का स्तर नीचा होगा
तो उनकी संतुष्टि कम होगी, उनकी प्रसन्नता कम होगी, उनकी आरामदायकता कम होगी, उनको अवकाश कम मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में उनको आर्थिक कल्याण में उनके कमी होती है, न कि वृद्धि होती है। इसके अलावा अगर राष्ट्रीय आय में वृद्धि, राष्ट्रीय आय में इसलिए वृद्धि हुई है कि हमने उत्पादन बड़ी तेजी से किया है। उत्पादन में तेजी से होने की वजह से लोगों के पास वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता बढ़ी है। तो सामान्य रूप से ये माना जाता है कि आर्थिक कल्याण में वृद्धि होगी। पर उत्पादन में वृद्धि के लिए हमने हो सकता है भारी मात्रा में ध्वनि प्रदूषण किया हो, जल प्रदूषण बढ़ गया हो, बड़े बड़े कल कारखाने लगाए, उनके अवशिष्ट पदार्थ नदियों में तालाबों में छोड़ दिए गए हो तो जल प्रदूषित हो गया हो। वायु प्रदूषण बड़ा तेजी से बढ़ा हो क्योंकि चिमनी, बड़े बड़े कल कारखानों के द्वारा जो धुआं छोड़ा जाता है उससे वायु प्रदूषण बढ़ता है। इसके अलावा कई प्रकार का ध्वनि प्रदूषण होता है। तो इन सभी प्रकार के अगर प्रदूषण बढ़ते हैं तो प्रदूषण बढ़ने से लोगों के स्वास्थ्य पर उसका उल्टा प्रभाव पड़ता है। उनको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, उनकी औसत आयु गिर सकती है। ऐसी स्थिति में अगर राष्ट्रीय आय भी बढ़ जाती है तो भी आर्थिक कल्याण नहीं बढ़ेगा। यदि राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ पर्यावरण प्रदूषण तेजी से बढ़ता है तो आर्थिक कल्याण बढ़ने के स्थान पर घट जाता है। इसके अलावा आर्थिक कल्याण, इसके अलावा देश में उत्पादन में वृद्धि के लिए जितने भी खनिज है उनका विदोहन तेजी से किया जा रहा हो, जितना भी पेट्रोलियम पदार्थ है उसका तेजी से विदोहन किया जा रहा हो, पहाड़ों को तेजी से काटा जा रहा हो, नदियों की जो बजरी है वो तेजी से निकाली जा रही हो आर्थिक विकास के नाम पर, और भविष्य के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा जा रहा हो। अंडरग्राउंड वाटर लेवल है, जो भूगर्भ का जल है उसको भी बड़ी तेजी से हम निकाल रहे हो। यानी भविष्य की पीढ़ी के लिए क्या बचेगा और क्या नहीं बचेगा इस पर ध्यान नहीं देते हुए हम तेजी से अपने विकास की अंधी दौड़ के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग करते हैं, और इस प्रकार से प्रयोग करते हैं कि बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन विलुप्ति के करार पर आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि आर्थिक कल्याण में वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि भविष्य वाली जो पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी के लिए वह संसाधन अवेलेबल नहीं होंगे। तो ऐसी स्थिति में आर्थिक कल्याण में वृद्धि नहीं होगी। इसके अलावा राष्ट्रीय आय में अगर पूंजीगत पदार्थों की वृद्धि हो रही हो, आर्थिक यानी राष्ट्रीय आय में वृद्धि के लिए बड़े बड़े कल कारखाने ऐसे लगाए जा रहे हो जिसमें श्रमिक की आवश्यकता नहीं हो, सारे कार्य रोबोट और मशीनों के द्वारा किए जाए हो। कहने का तात्पर्य है कि यदि पूंजीगत पदार्थ बढ़ रहे हो, यानी खूब सारी मशीनें बढ़ रही हो, ऑटोमेटिक प्लांट लग रहे हो, तो ऐसी स्थिति में श्रमिकों को रोजगार की प्राप्ति नहीं होगी। जब श्रमिकों को रोजगार की प्राप्ति नहीं होगी तो उनको आय की प्राप्ति नहीं होगी। आय की जब प्राप्ति नहीं होगी तो वो अपना भरण पोषण के लिए उन भरण पोषण की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, उनको भूखे सोना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में आर्थिक कल्याण में वृद्धि नहीं होगी। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर राष्ट्रीय आय में इसलिए वृद्धि हो रही हो कि पूंजीगत पदार्थों में तेजी से वृद्धि की जा रही हो, तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि आर्थिक कल्याण में वृद्धि नहीं होगी। इसके अलावा देखिए, उत्पादन की तकनीक परिवर्तित कर दी गई हो। पहले श्रम प्रधान तकनीक से उत्पादन किया जाता हो, उस श्रम प्रधान तकनीक को छोड़कर पूंजी प्रधान तकनीक पर आ रहे हो, यानी श्रमिकों को धीरे धीरे कार्य से हटाकर उनके स्थान पर मशीनों का प्रयोग किया जा रहा हो। तो ऐसी स्थिति में मशीनों के प्रयोग के कारण उत्पादन में तो तेजी से वृद्धि होती है, और उत्पादन में तेजी से वृद्धि होने के कारण देश में वस्तु और सेवाओं का उत्पादन बढ़ता है और देश की राष्ट्रीय आय भी बढ़ती है। परंतु इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि श्रमिकों को जब कार्य से हटाया जाता है तो श्रमिकों की आय शून्य हो जाती है। इस कारण से उनको प्रसन्नता अनुभव नहीं होती है, उनको आनंद की अनुभव नहीं होती है। वो अपने दो समय के लिए जीवन यापन के लिए जो रोटी, कपड़ा और मकान है उसकी व्यवस्था भी नहीं कर पाते हैं, तो उनकी स्थिति बद से बदतर होती चली जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि आर्थिक कल्याण में वृद्धि नहीं होगी। अगर श्रमिकों के उत्पादन की तकनीक, अगर हम पूंजी प्रधान तकनीक का प्रयोग कर रहे हो तो आर्थिक कल्याण में वृद्धि नहीं होगी। इसके अलावा अगर राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ देश में तेजी से आय की असमानता बढ़ रही हो,
यानी गरीब और गरीब होते जा रहे हों और अमीर होते जा रहे हों, यानी आय की असमानता में बड़ी तेजी से वृद्धि हो रही हो, धनिकों की आय बड़ी तेजी से बढ़ रही हो और गरीबों की आय शने शने गिरती चली जा रही हो, तो ऐसी स्थिति में समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान से भी वंचित रहेगा। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि आर्थिक कल्याण में वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि समाज का एक बहुत बड़ा तबका जो जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं ही पूरी नहीं कर पाएगा, तो उनकी संतुष्टि का स्तर गिरेगा, उनकी आवश्यकताएं बढ़ेगी, उनका आनंद का स्तर गिरेगा, तो हम कह सकते हैं कि आर्थिक कल्याण में वृद्धि नहीं होगी। इसके अलावा और देखिए, सेवाओं की बहुत ज्यादा, कई बार क्या होता है कि सेवाओं में तेजी से वृद्धि होती है, सेवा सेक्टर बहुत तेजी से विकसित होता है, सेवा सेक्टर की इनकम बहुत तेजी से बढ़ती है, उसकी वजह से राष्ट्रीय आय में तेजी से वृद्धि होती है। पर सेवा सेक्टर बढ़ने की वजह से अगर राष्ट्रीय आय बढ़ रही है तो आर्थिक कल्याण बहुत ज्यादा बढ़ने की संभावनाएं कम है, क्योंकि आर्थिक कल्याण तब बढ़ेगा जब ज्यादा उत्पादन होगा, उत्पादन ज्यादा होगा तो लोगों के पास उपभोग के लिए ज्यादा वस्तुएं अवेलेबल होगी, जब उपभोग के लिए ज्यादा वस्तुएं अवेलेबल होगी तो उनका जीवन स्तर बढ़ेगा। तो सामान्य रूप से यदि राष्ट्रीय आय में वृद्धि बहुत तेजी से सेवा सेक्टर के विकास की वजह से हो, यानी लोगों को कुछ ही लोगों को बड़े बड़े पैकेज पर सर्विस मिलती है, उसकी वजह से राष्ट्रीय आय बढ़ती है, तो उससे आर्थिक कल्याण नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उससे गरीबों को न तो वस्तुएं ज्यादा मिलेगी, यानी उनका जीवन स्तर उन्नत नहीं हो पाएगा, इसकी वजह से उनको प्रसन्नता, संतुष्टि और आनंद की अनुभूति नहीं होगी, तो उनका आर्थिक कल्याण नहीं बढ़ेगा। तो ये कुछ हमने चर्चा करी कि सामान्य रूप से कब कब की स्थिति में आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है। सामान्य रूप से देखा जाए तो जब भी राष्ट्रीय आय बढ़ती है, राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि के साथ आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है, परंतु यदि ऐसी कुछ चीजें होती है तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है पर आर्थिक कल्याण में वृद्धि नहीं होती है। तो इस आधार वर्तमान में राष्ट्रीय आय व आर्थिक कल्याण के साथ एक नई विचारधारा भी आ रही है, जिसे हरित लेखांकन के नाम से जाना जाता है। हरित लेखांकन से तात्पर्य यानी राष्ट्रीय आय की वृद्धि के साथ पर्यावरण प्रदूषण की स्थिति क्या है। यदि राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है तो ऐसी स्थिति में उसे आर्थिक कल्याण में वृद्धि को नहीं माना जाता है, यानी राष्ट्रीय आय में से पर्यावरण की जितनी क्षति हुई उसे घटाकर बाकी को राष्ट्रीय आय और वास्तविक राष्ट्रीय आय उसे माना जाता है। जैसे शुद्ध राष्ट्रीय आय निकालने के लिए डेप्रिसिएशन घटाया जाता है, वैसे ही वर्तमान में हरित लेखांकन में राष्ट्रीय आय में से पर्यावरण की जितनी क्षति है उसे घटाकर पर्यावरण संशोधित राष्ट्रीय आय यानी एनवायरमेंट एडजस्टमेंट नेशनल इनकम का कंसेप्ट लिया जाता है। यानी इसके अंदर यह अवधारणा अपनाई जाती है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि की वजह से कितना पर्यावरण का प्रदूषण हुआ उसको घटाकर शुद्ध राष्ट्रीय आय की गणना की जाए और उसके आधार पर देखा जाए कि आर्थिक कल्याण में वृद्धि हो रही है या नहीं हो रही है। तो सरकार के द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि पर्यावरण की स्थिति को भी जैसा है वैसा ही बनाया रखा जाए, यानी जितने पेड़ कट रहे हैं उतने ही पेड़ नए लगाए जाएं, यानी पर्यावरण को कम से कम प्रदूषित कर राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने का प्रयास किया जाए ताकि लोगों का आर्थिक कल्याण बढ़े। एक और नई कंसेप्ट जो अभी वर्तमान में चल रही है वो टिकाऊ विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक अवधारणा वर्तमान में और प्रचलित है। यानी भविष्य की जो भी भविष्य यानी संसाधन है उन संसाधन को इस प्रकार से प्रयोग किया जाए कि न केवल वो वर्तमान पीढ़ी के लिए उपयोगी रहे वरन भविष्य की पीढ़ी को भी वह संसाधन उपलब्ध रहे। ऐसी टिकाऊ विकास की अवधारणा वर्तमान में अपनाई जा रही है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसको कहते हैं। यानी भविष्य की आवश्यकताओं को प्रभावित किए बिना वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विकास को टिकाऊ विकास की अवधारणा दी जाती है। तो वर्तमान में टिकाऊ विकास की अवधारणा को भी आर्थिक कल्याण से जोड़ा जाता है। यानी अगर राष्ट्रीय आय में वृद्धि इस प्रकार से हो रही है कि भविष्य की पीढ़ी को उसका कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है, भविष्य में कोई संसाधन कम नहीं पड़ने वाले हैं,
तो ऐसे विकास को ही वास्तविक विकास की संज्ञा दी जाती है। तो और ये माना जाता है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है यही वास्तविक डेवलपमेंट है। हमने अंधाधुंध संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार से किया कि भविष्य की पीढ़ी को वह संसाधन उपलब्ध ही नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उस विकास के माध्यम से ये माना जाता है कि आर्थिक कल्याण में वृद्धि नहीं होगी। दूसरी बात जो कह रहे थे, पर्यावरण संशोधित राष्ट्रीय आय, जिसके अंदर राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि से पर्यावरण की क्षति, चाहे वो ध्वनि प्रदूषण हो, चाहे भूमि प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, थल प्रदूषण हो या वायु प्रदूषण हो, इनके माध्यम से जो पर्यावरण की क्षति हुई है उसको घटाने के बाद बची हुई राष्ट्रीय आय को ही शुद्ध राष्ट्रीय आय में वृद्धि मानकर उसके आधार पर आर्थिक कल्याण का आकलन किया जाता है। तो कभी कभी परीक्षा में सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी टिकाऊ विकास की परिभाषा भी आपसे पूछी जा सकती है, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पर्यावरण संशोधित राष्ट्रीय आय क्या है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप उसे भी समझ पाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं समझता हूं आप जान पाए होंगे कि राष्ट्रीय आय व आर्थिक कल्याण में क्या संबंध है, किसे टिकाऊ विकास कहा जाता है और पर्यावरण संशोधित राष्ट्रीय आय किसे कहा जाता है। थैंक यू।